कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बहुमूल्य समीक्षाएं अवश्य दें। डायन, एक अधूरी प्रेम कहानी। अगला भाग। पिछले भाग से अब आगे की तरफ चलते हैं। दरअसल भूदेव जी मेरे रिश्तेदार हैं। कई बार उन्होंने कहा था कि एक बार ही सही चंदेरगढ़ जरूर आना, सो आ गया। और आप बताओ कुछ अपने बारे में। सुमेर कहता है, मैं तो तुम्हारा दोस्त सुमेर हूं। क्या तुम त्रिलोकनाथ जी को भी नहीं जानते हो? शौर्य बड़े ही अचरज से पूछता है। क्या कहा? तुम मेरे दोस्त? अरे अपना उम्र तो देखो, तुम्हारी उम्र मुझसे कहीं ज्यादा है। और रही बात त्रिलोकनाथ जी को जानने की, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो उन्हें अब तक देखा भी नहीं है। सुमेर बड़े ही आश्चर्य से कहता है, क्या कहा तुमने? लेकिन यह कैसे हो सकता है? इतना कहते ही सुमेर शौर्य को अपने साथ चलने के लिए कहता है। शौर्य सुमेर के साथ साथ बड़ी हवेली की तरफ जाने लगता है। कुछ देर में हवेली के सामने दोनों खड़े हो जाते हैं। सुमेर कहता है, क्या यह हवेली आपका नहीं है? शौर्य बड़े ही गौर से हवेली को देखते हुए कहता है, मेरी हवेली? यह आप क्या कह रहे हो? भला यह हवेली मेरी कैसे हो सकती है? आपका दिमागी हालत तो ठीक है ना? सुमेर कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? यह तो आपकी ही हवेली है। तभी बड़ी हवेली का द्वारपाल शौर्य को देख लेता है। देखते ही शौर्य को दौड़ता हुआ शौर्य के पास आता है। द्वारपाल शौर्य से कहता है, अरे छोटे मालिक, आप लंदन से कब आए? द्वारपाल की बात सुनकर शौर्य अपने अगल बगल देखने लगता है। शौर्य कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला लंदन कब गया था? और आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि जैसे आप मुझे जानते हो? और ये छोटे मालिक कौन है? मैं कोई छोटा मालिक नहीं हूं। द्वारपाल कहता है, आप तो हमारे छोटे मालिक ही हैं। भला आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाँ छोटे मालिक। अरे छोटे मालिक, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? और आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए अंदर चलिए। आपने बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं, नहीं तो आपके लिए गाड़ी भेज दिया गया होता। शौर्य द्वारपाल की बात सुनकर परेशान होते हुए वहां से जाने लगता है। तभी द्वारपाल थोड़ा तेजी के साथ कहता है, अरे छोटे मालिक, अब आप कहां जा रहे हैं? इतना कहते ही द्वारपाल काफी तेजी से हवेली की तरफ मुड़कर कहता है, अरे सभी लोग आओ, आ जाओ, देखो छोटे मालिक लंदन से आ गए हैं। देखते ही देखते हवेली के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उन सबके बीच से एक उम्रदराज औरत, जो देखने में किसी महल की रानी जैसी लग रही थी, लेकिन विधवा का पोशाक पहने हुए थी, शौर्य के पास आती है और फिर शौर्य को गले लगाकर रोने लगती है, जैसे कि कोई माँ अपने बेटे को गले लगाकर रोती है। कुछ देर के बाद ही शौर्य की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे उसको भी अपनी मां से बिछड़े जमाना हो गया था। फिर अपनी भावनाओं पर काबू पाने में सफल हो जाता है। शौर्य काफी देर तक असहज होते हुए कहता है, आप सब कौन हैं और मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शौर्य के इतना कहते ही एक प्यारी सी खुशबू से सराबोर हवाओं का मदमस्त होकर बहना, जिसकी आगोश में आकर शौर्य कुछ पल के लिए बेसुध सा होता हुआ उन सब के बीच किसी को ढूंढने का प्रयास कर ही रहा था। तभी धीरे धीरे कदमों से शौर्य के सामने एक राजकुमारी जैसी सुंदर और प्यारी सी लड़की आकर खड़ी होकर धीरे धीरे अपने पलकों को बड़े ही नजाकत के साथ उठाकर अपनी आंखों को शौर्य के चेहरे पर स्थिर करके, चेहरे पर शिकायत और बेइंतहा प्यार के भाव को रखकर धीरे से कहती है, क्या कहा आपने? आप मुझे भी भूल गए? अरे मैं हूं, मैं आपकी नंदा। यह सब देखते ही शौर्य के सोचने समझने की स्थिति विकट हो चली थी। वह तुरंत ही सुमेर का हाथ पकड़कर वहां से भागने का प्रयास करने लगता है। सुमेर शौर्य को रोकने का प्रयास करता रहता है, लेकिन फिर शौर्य अकेला ही वहां से भागता भागता भूदेव के घर तक पहुंचकर जैसे ही घर में दाखिल होता है, चांदनी उसके सामने एक गिलास पानी लेकर खड़ी रहती है। शौर्य चौंक जाता है। उसकी सांसें काफी तेज चल रही थीं। शौर्य जल्दी जल्दी चांदनी के हाथ से पानी का गिलास लगभग छीनकर जल्दी जल्दी पीने का प्रयास करने लगता है। पानी पीते पीते काफी पानी उसके शर्ट पर ही गिर जाता है। फिर बेसुध होकर अपनी आंख बंद करके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। चांदनी कहती है, इंसान ऐसी हरकतें तब करता है जब या तो उसने कुछ डरावनी चीज देखी हो या फिर वह सच्चाई जो उसको पता ही नहीं थी।
शौर्य जल्दी से उठकर बैठते हुए कहता है, ना ही मैंने कोई डरावनी चीज देखी है और ना ही ऐसी कोई सच्चाई जो कि मुझे पता ना हो। तो फिर आपकी ऐसी हालत कैसे हो रखी है? कुछ तो बात होगी। ये चंदेरगढ़ वाले पागल हैं क्या, या कुछ समझते ही नहीं? अरे क्या हो गया, आप बताइए भी तो सही। शौर्य पूरी बात चांदनी को बता देता है। तभी सुमेर घर के बाहर से लगभग चिल्लाने वाली आवाज में कहता है, भूदेव, काका साहब बड़ी हवेली में आपको तुरंत बुलाया गया है। भूदेव पहले शौर्य के पास जाता है, शौर्य को बड़ी ही बेरहमी से घूरता है, फिर सुमेर के साथ बड़ी हवेली की तरफ चला जाता है। शौर्य यही सब सोचता रहता है कि आखिरकार वह किस स्थिति में पहुंच चुका है। एक कहावत एकदम सटीक बैठती है, आगे कुआं पीछे खाई। आज शौर्य की क्या गलती है कि भूदेव उसको घूरते हुए चला गया, और जिनसे वह कभी मिला ही नहीं, जहां पर वह कभी आया ही नहीं, वहां के लोग उससे ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे शौर्य यही का ही रहने वाला है या फिर उनके परिवार का एक अहम सदस्य हो। क्या कुछ उठापटक है शौर्य की जिंदगी में? इन सबसे बेपरवाह वह बस हर बार एक नए अनसुलझे अनुभवों को अपनाते हुए बस मूक दर्शक बना हुआ था। खैर, अभी तो बहुत कुछ है देखने को, सुनने को और जानने को। तब शौर्य चांदनी से कहता है, मुझे थोड़ा बड़ी हवेली के बारे में विस्तार से बतलाओ। आखिर कौन कौन रहता है वहां पर? सब कुछ। चांदनी एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, तो ठीक है, सुनिए। चंदेरगढ़, जिसका वजूद और शानो शौकत सिर्फ बड़ी हवेली थी, और फिर बड़ी हवेली के रहमो कर्म से इस गांव का हमेशा भला ही होता रहता था, क्योंकि बड़ी हवेली पर बड़े मालिक का एकाधिकार था। इस बड़ी हवेली के राजा, या यूं कहो कि सबसे बड़े मालिक बटुकनाथ जी बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। वे दूसरों के दुख और तकलीफ को देखकर दुखी होते थे। वे दूसरों के सुख में चाहे शामिल ना हो, लेकिन दूसरों के दुख में सबसे पहले शामिल होते थे। आप जिस बूढ़ी औरत की बात बता रहे थे कि वह आपके गले लगकर रोने लगी, वे कोई और नहीं बल्कि बटुकनाथ जी की पत्नी है। और आप जिस नंदा की बात कर रहे थे, वह त्रिलोकनाथ की बेटी है। त्रिलोकनाथ का नाम त्रिलोकी था। बाद में जब बड़ी हवेली पर उसने अपना एकाधिकार कर लिया, तो अपना नाम त्रिलोकनाथ कर लिया। त्रिलोकनाथ और मेरे भाई साभूदेव दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे मित्र थे। इन दोनों के मित्रता की मिसाल पूरे चंदेरगढ़ में दी जाती थी। ये दोनों लोग बटुकनाथ जी के सबसे प्रिय अंगरक्षक थे। बटुकनाथ जी इन दोनों लोगों को अपने बेटे की तरह ही समझते थे। चंदेरगढ़ के लोग तो यह भी कहते थे कि ये दोनों बटुकनाथ जी के दोनों हाथ हैं। बड़े मालिक बटुकनाथ के वारिस तो राजनाथ थे, जिनको सब छोटे मालिक कहते थे। वे लंदन गए थे पढ़ने के लिए। लोग कहते हैं कि वे गायब हो गए हैं। यह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप हुबहू राजनाथ छोटे मालिक जैसे ही दिखते हैं, इसीलिए आपको सब छोटे मालिक समझ बैठे। शायद इसीलिए भाई सा को बड़ी हवेली बुलाया गया होगा। शौर्य कहता है, ओह तेरी, तभी तो सभी लोग मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे थे। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ पल के लिए तो मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे मैं उस बड़ी हवेली का ही हिस्सा हूं। उस समय पता नहीं क्यों मेरे आंसू अपने आप ही निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उन्हीं सबका ही हिस्सा हूं। पता नहीं। अच्छा, और वह नंदा कौन है? नंदा त्रिलोकनाथ की बहन है, जो राजनाथ से प्रेम करती थी, लेकिन राजनाथ उसे पसंद नहीं करता था। राजनाथ बड़ी हवेली में ही रहने वाली एक दूसरी लड़की से सच्चा प्रेम करते थे। ओह, ऐसी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, वह लड़की अब कहाँ है? यह तो खोजने का विषय है। चलो ठीक है, बाद में खोजबीन करते रहेंगे। अब तक तो तुमने सभी का परिचय लगभग करवा ही दिया। अब बताओ, बड़ी हवेली में यह उलटफेर क्यों और कैसे हुआ? कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।